हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक कहानी पत्नी का प्रतिशोध पार्ट 5। अगर आपने इसके पहले की कहानी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद सौम्या उठी, फिर ऊपर जाकर 2 ड्रिंक्स और ले आई। जब पीना खत्म हो गया तब तक 10:30 के ऊपर हो गए थे। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर दोबारा काम करेंगे। दयावीर ने कंप्यूटर को शट डाउन किया। फिर जब कुर्सी से उठा तब उसे पता चल गया कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। अल्कोहल का सरूर उस पर काबू पा चुका था। दोनों ने डिनर के साथ भी एक एक जाम और पिया। पीना हो गया, खाना हो गया। फिर सौम्या ने उसे एक बेडरूम में पहुंचा दिया। आपने कहा था कि खाने के बाद फिर काम करेंगे। हाँ कहा था, पर मुझे कहाँ पता था कि तुम 90 ml के भी काबिल नहीं हो। फिलहाल सो जाओ, सुबह जल्दी जगा दूंगी, तब बचा हुआ काम कर लेना। दयावीर उन्हीं कपड़ों में सो गया जिसे पहनकर वह सौम्या के घर आया था। नशा उस पर बुरी तरह से हावी हो चुका था और उसे अपनी आंखें खुली रख पाना संभव नहीं लग रहा था। सौम्या ने बिजली के कुछ बटन दबाए, फिर वह उस कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। दयावीर की नींद खुली। उसने डिजिटल वॉल क्लॉक पर निगाह डालनी चाहिए, पर जिस जगह वाला क्लॉक होती है आज उसे नहीं दिखी। उसने अपने सीने पर से स्त्री का हाथ हटाया। हाथ बढ़ाकर बेड स्विच ऑन करना चाहा तो उसे बेड स्विच भी नहीं मिला। वह हड़बड़ाकर उठा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर लिबास भी नहीं था और उसके बगल में जो स्त्री शरीर था वह भी निवस्त्र था। फिर उसे सब याद आने लगा। वह उठकर बिजली का स्विच ढूंढने के लिए दीवार पर गौर से देखने लगा। पराए घर में बिजली का बटन ढूंढना भी कौन सा आसान काम था। तभी बगल में लेटी स्त्री की नींद खुल गई। वह उठी, फिर उसने ही दरवाजे के पास जाकर एक बटन ऑन कर कमरे में रोशनी कर दी थी। दयावीर ने देखा सौम्या के बाल खुले हुए थे और कपड़ों के मामलों में सौम्या की हालत भी उसी के जैसी थी। सौम्या 2 कदम आगे बढ़ी, फिर उसने एक गाउन से अपना शरीर ढककर एक चादर उसने दयावीर की ओर उछाल दिया। ये सब क्या है? हतप्रभ सा दयावीर गुस्से से बोला। एक तो मेरी इज्जत लूट ली और ऊपर से गुस्सा करके भी दिखा रहे हो। सौम्या ने रुष्ट होने का अभिनय किया। मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी या तुमने मेरे साथ जुल्म किया है? ये लो, छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटता तो तरबूज ही है। छुरी का क्या बिगड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब तुमने स्टेज किया है। जरूर कल ड्रिंक्स में तुमने कोई शरारत की थी, वरना 90 ml में मुझे इतना नशा नहीं होता। 90 ml? तुम्हारा पहला पैग ही 60 ml का था, बाकी 2 पैग 90 ml के थे। जरूर ग्लास में आइस क्यूब होने के कारण तुम्हें अंदाजा नहीं लगा कि ड्रिंक्स कितना स्ट्रांग था। कल रात तुमने कुल 240 ml जिन पिया था और प्रेत बनकर मेरी इज्जत बिगाड़ दी। नाटक मत करो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब धोखा है। दयावीर भड़क कर बोला। ये सब तुम अदालत में बताना, मैं तो कोर्टरूम में ये बोलूंगी तुमने गोवा में चुपके से मेरी न्यूड तस्वीरें उतार ली थी, फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल की पहली किस्त में तुमने मुझसे 50 लाख नहीं 25 लाख रुपए मांगे। जब मैंने कहा कि मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है तो तुमने मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए 2 महीनों का वक्त दिया और कहा कि जब तक मैं 25 लाख का इंतजाम करके तुम्हें नहीं दे देती तुम हर रात मेरे साथ इसी तरह जुल्म करोगे। दयावीर क्षण भर के लिए अवाक रह गया, फिर क्रोध से वशीभूत होकर वह सौम्या की ओर झपटा और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। सौम्या की आंखों में पल भर के लिए क्रोध की ज्वाला धधकी। फिर एक साथ 2 काम हुए। सौम्या का घुटना ऊपर चला। दयावीर के मर्म स्थल पर भीषण प्रहार हुआ। वह दर्द से बिलबिला ही रहा था कि सौम्या ने उसके कंठ पर एक मुक्के का प्रहार कर दिया। अगले ही पल सौम्या आजाद थी और दयावीर कालीन बिछे फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसका एक हाथ उसके मर्म स्थल पर था तो दूसरा उसके खुद के गले पर। सौम्या ने उसे तड़पने दिया। वह जानती थी कि दर्द की लहर कम होते ही वह धीरे धीरे स्वयं ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दयावीर वाकई समान हो गया। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, जिसे उसने अपनी बाह से रगड़कर पोंछा, फिर कतार नजरों से सौम्या की तरफ देखने लगा। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, न मैं कोई शरीफ औरत हूँ और न अबला बेचारी। मैं बहुत जिद्दी, बहुत सताई हुई, बहुत तपी हुई औरत हूँ। रोज 2 घंटा योगा और जिम में मैं किसी से पिट जाने के लिए नहीं बिताती। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने या ताकत दिखाने की कोशिश की तो याद रखना कि अगली बार मेरा वार इतना मामूली नहीं होगा
हो सकता है कारपेट से उठने के बजाय धरती से उठ जाओ और यहाँ से वाया अस्पताल सीधे शमशान पहुंच जाओ। दयावीर मुश्किल से उठा, फिर पलंग पर बैठ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। सौम्या के सामने उसे कमतरी का एहसास हो रहा था। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। शक्कर कितनी लेते हो, 1 या 2 चम्मच? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बुरी तरह से पराजित और अपमानित दयावीर बोला। घर भी चले जाना। ड्यूटी पर जाने से पहले तैयार होने के लिए घर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले स्टडी में जो फाइलें रखी हैं उसे भी चेक कर लो। हो सकता है ऑडिटर उन फाइलों को देखना चाहे। सौम्या अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, फिर कमरे से बाहर निकल गई। चाय पीने के बाद कप एक मेज पर रखकर दयावीर ने उसी मेज पर रखा अपना मोबाइल उठा लिया। मोबाइल पर समय देखा, 5:30 हुए थे। मैम, मुझे घर जाने दीजिए, 8 बजे मैं फिर हाजिर हो जाता हूँ। दयावीर विनयशील स्वर में बोला। 8 बजे नहीं, 7 बजे आ जाओ और कंप्लीट तैयार होकर आना। फिर यहीं से ब्रेकफास्ट करके और लंच लेकर ड्यूटी मेरे साथ चलना। यस मैम। और हाँ, एक बात और, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी सूरत में अब तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकते हो। घर पर मैं तुम्हारी सौम्या हूँ, पर सार्वजनिक स्थान पर थोड़ा ध्यान रखना। दयावीर की नजरें झुक गई। उसने अपने कपड़े बिस्तर पर से उठाए और अटैच बाथरूम में घुस गया। दरअसल रात में दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। दयावीर को गहरे नशे में नींद के हवाले पाकर सौम्या ने उसके सारे वस्त्र उतार दिए थे और उसकी चंद तस्वीरें खींच ली थी। बाद में मन में और शरारत सूझी तो उसने खुद को निवस्त्र कर दयावीर के बगल में जा लेटी। फिर दयावीर से चिपक कर एक डिजिटल स्मार्ट वॉच के रिमोट की मदद से उसने कई तस्वीरें उतार ली थी। दयावीर ने जो शुरुआत की थी, सौम्या उसे एक नया मोड़ देकर अपनी मनमानी करना चाहती थी। दयावीर के जाने के बाद सौम्या अपनी स्टडी में आ गई। 5:45 बज रहे थे। मेड ठीक 6 बजे घर में आ जाती थी। मेड के इंतजार में वह एक फाइल देखने लगी। मेड ठीक 6 बजे आ गई थी। दीदी, कल रात वाले साहब 7 बजे फिर आएंगे। मेरे साथ उनका भी नाश्ता और दोपहर का लंच बना देना। साहब जब ड्यूटी पर जाने लगे तो उन्हें उनका लंच बॉक्स अलग से दे देना। मेड ने सहमति में सिर हिलाया था। फिर सौम्या अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी। सौम्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। माता पिता दोनों प्रशासनिक अधिकारी थे, जिसके कारण माता पिता दोनों का प्राय स्थानांतरण होता रहता था। इसलिए उसका स्कूली और कॉलेज की शिक्षा हॉस्टल में रहकर पूरी हुई थी। वह पढ़ने में बहुत जहीन थी, जबकि अपने हॉस्टल के कमरे में उसने परीक्षाओं वाले दिनों को छोड़कर कभी किताब भी नहीं उठाई थी। हाँ, कक्षा में पूरा ध्यान देती थी। उसे ईश्वर प्रतिभा प्राप्त हुई थी कि जो बात वह एक बार सुन लेती थी उसे वो चीज याद हो जाती थी और उसे वह वर्षों तक नहीं भूलती थी। पढ़ाई से भी ज्यादा मन उसका खेलकूद और कल्चरल एक्टिविटी में लगता था। वह टेनिस और बैडमिंटन खेल सकती थी, बिना थके घंटों डांस कर सकती थी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता की तरह नॉन स्टॉप बहस कर सकती थी। वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ईश्वर ने रूप, रंग, आकृति सब कुछ आकर्षण दिया था। बस तकदीर लिखते समय विधाता की कलम जरा सा लड़खड़ा गई थी। अभी वह कॉलेज में ही थी कि सहेलियों के उस्काने पर वह एक ब्यूटी कॉन्सर्ट का विज्ञापन देखकर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आवेदन कर दी थी। संयोग से कई चरणों में होने वाली उस प्रतियोगिता के कई चरण वह पार भी कर गई थी। सेमीफाइनल में भी वह प्रतियोगिता से बाहर निकल गई थी। उसने अगली बार फिर से ट्राई करने की सोची, मगर उसके माँ बाप को इससे सख्त ऐतराज था। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह एक प्रशासनिक अधिकारी बने। 2 नाव में पांव रखने का नतीजा ये निकला कि वह किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। प्रशासनिक सेवा के लिए ढंग से तैयारी नहीं कर पाई थी, इसलिए प्राथमिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। जो पढ़ाई की थी उसके बलबूते वह SBI की प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा उत्तीर्ण कर गई थी। बैंकिंग सेवा ज्वाइन करने से पहले उसने कुछ दिन मुंबई में गुजारे थे। गई तो थी वह फैशन मॉडल बनने। उसने यही सोचा था कि खूबसूरत चेहरा और परफेक्ट फिगर के कारण वह मॉडलिंग की दुनिया में छा जाएगी, पर जल्दी ही उसे पता चल गया कि 10 सेकंड का जो विज्ञापन टीवी के स्क्रीन पर दिखाया जाता है उसे शूट करने में कभी कभी दिन भर लग जाता है तो कभी कभी सप्ताह भी गुजर जाता है। अभिनय का संसार ऐसा था कि पर्दे पर सती सावित्री का रोल पाने के लिए खुद वेश्याओं की तरह व्यवहार करना पड़ता था, जहां तब तक बेइज्जत होना पड़ता है जब तक निर्माता निर्देशक आपकी इज्जत न करने लगे। मुंबई में उसका कोई गॉडफादर नहीं था। उस ब्यूटी कंसर्ट के आयोजकों में से ही किसी ने उसे मुंबई बुलाया था। कंसर्ट में विफलता के बावजूद उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए थे। फिर पहली ही रात उसका दैहिक शोषण किया गया था। काम की तलाश में उसे कई जगह भटकना पड़ा।
कई उल्टे सीधे प्रस्ताव भी मिले, जिसका नतीजा उसे बिकनी या इनरवेयर के विज्ञापन में काम करना पड़ा। जिस दिन उसे पहला चेक मिला था, उस रोज एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक ने फिर अगले दिन विज्ञापन के निर्देशक ने उससे अगली रात विज्ञापन प्रदान कंपनी के सीईओ ने काम देने की कीमत वसूली थी। सौम्या तय नहीं कर पाई कि चेक शूटिंग में भाग लेने के लिए मिला था या अपने पिता की उम्र के लोगों के साथ सोने के बदले हासिल हुआ था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह आखिरी बार नहीं हुआ था। काम पाने के बदले में ऐसा हर बार हुआ। जहां तक कि उससे सहानुभूति जताने वाला उसके कैमरामैन ने भी उसे नहीं छोड़ा था। नया बिजनेस दिलवाने के लिए, नए लोगों के साथ परिचय करवाने के लिए, किसी के साथ मीटिंग फिक्स करवाने के लिए जो भी मदद करता था उसे बदले में कुछ तो चाहिए था। या तो पैसे दे दो या अपना जिस्म। उस कारोबार से जो पैसे मिलते थे वो सौम्या को ही मुंबई में कम पड़ते थे। फिर उसके कैमरामैन ने ही उसे न्यूड फोटो सेशन के लिए उस्काया। उसे आश्वासन दिया गया कि वे तस्वीरें विदेशी मैगजीन में छपेगी, जिसकी एक भी कॉपी भारत में नहीं आने वाली थी। दूसरे बहुत गौर से देखने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उन तस्वीरों में तुम हो। मेकअप और कैमरे के एंगल के कारण उन तस्वीरों में खुद भी खुद को पहचान नहीं पाओगी। अब तक सौम्या का इतनी बार शोषण हो चुका था कि अब बहुत सी बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे घिनौने लोगों के सामने उसने कपड़े उतारे थे, वैसे ही कैमरे के सामने भी निवस्त्र अवस्था में पोज दे देती। जब कैमरामैन को उसमें अब और कोई संभावना न दिखी तो उसने सौम्या को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सौम्या ने झगड़ा करने की सोची तो बाकायदा पेमेंट का एक चेक उसके मुंह पर मारकर उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ दिया। कुछ दिनों तक सौम्या ने फिर इधर उधर के धक्के खाए। जब कहीं और समाई नहीं हुई तो उसने अपने और अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार किया। उस समय सौम्या मात्र 24 साल की थी। यह अच्छा ही था कि उसने मॉडलिंग के पीछे अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से तिलांजलि नहीं दे दी थी। उसने दिल्ली वापस लौटने का फैसला लिया और एक बार फिर से अपने माता पिता की तरह सरकारी अफसर बनने के लिए प्रयास करने लगी। उसके बाकायदा दिल्ली के मुखर्जी नगर में संचालित एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया था। अभी भी उसके पास उम्र शेष था और सरकारी सेवा में जाने का अवसर भी उसे मिल सकता था। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, जो कि वह बन न सकी, मगर जल्दी ही एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर उसका चयन हो गया था। शुरुआत में उससे भी बैंक में छोटे मोटे काम करवाया गया था, पर जल्द ही उसने तरक्की की राह पकड़ ली थी। उसने जो भी विभागीय परीक्षा दी, किसी में भी वह असफल नहीं हुई थी। जब उसकी नौकरी लग गई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की फिक्र हुई। उसके पिता विनय दुबे का एक बैचमेट था, सागर सहाय। वह उस समय पंजाब में ही कहीं पोस्टेड था। उसका लड़का रवि सहाय 30 साल का हो गया था और नोएडा में एक कारखानेदार की हैसियत से स्थापित था। साथ ही वह एक मॉल का भी संचालन करता था। दरअसल अपनी जाति हैसियत में वह कुछ भी नहीं था, वह तो अपने पिता के कारोबार का फ्रंट था। सरकारी सेवा में होने के कारण पिता अपने नाम से कोई और व्यवसाय नहीं कर सकता था, इसलिए बेटे की शिक्षा पूर्ण होते ही अपने बेनामी कारोबार, जिसे वह बहुत अरसे से ही करता था, धीरे धीरे बेटे के नाम करने लगा था। सहाय फैमिली को एक बहू चाहिए थी और विनय दुबे को एक अच्छा दामाद। बात चली, शादी तय हुई और फिर एक बहुत ही भव्य समारोह में दोनों की पहले सगाई, फिर 2 महीने के अंदर ही दोनों का विवाह हो गया था। हनीमून के लिए वे स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, पर सबसे बड़ी बाध्यता ये थी कि सौम्या के पास पासपोर्ट ही नहीं था। मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने गंगटोक जाने का फैसला कर लिया था। हनीमून से लौटने के बाद जब उन्होंने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर जब हकीकत की जमीन पर अपने पांव रखा तो जल्दी ही रवि को एहसास हो गया कि सौम्या से शादी करके उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आधा से ज्यादा जीवन हॉस्टल में बिताने के कारण उसे घरेलू काम कुछ भी नहीं आता था। खाना वह बना नहीं पाती थी, घर संभाल नहीं सकती थी और उसकी पोस्टिंग भी फिलहाल अरवल डिस्ट्रिक्ट में थी। पोस्टिंग दिल्ली या आसपास के इलाके में करवाई जा सकती थी, पर सौम्या का चरित्र और व्यवहार कैसे बदला जाता। असल में वह शादी के लिए बनी ही नहीं थी, वह ग्लैमर गर्ल थी। वह पार्टियों में कमाल का डांस करती थी, पार्टियां अरेंज कर या करवा सकती थी, शॉपिंग कर सकती थी, पैसे कमा सकती थी, खर्च तो कमाने के अनुपात में 100 गुना ज़्यादा तेजी से कर सकती थी। हनीमून से लौटने के 15 दिन के बाद ही रवि और सौम्या में मनमुटाव होने लगा, जो जल्दी ही तकरार में बदल गया। तकरार बढ़ा तो फिर सामान फेंकना, चीजें तोड़ना शुरू हो गया।
और अंत में नौबत हाथापाई की आ गई थी। शुरुआत में पति ने क्रोध में आकर एक चाटे से की थी, बदले में सौम्या ने एक के बदले कई जड़ दिया था। स्कूली शिक्षा के दौरान उसने मार्शल आर्ट भी सीखा था। जब सौम्या ने पैतरे दिखाए तो रवि के कसबल निकल गए। पत्नी से मार खाना रवि को बर्दाश्त नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसने सौम्या पर फिर से हाथ तो नहीं उठाई थी, पर दोबारा उसे गले भी नहीं लगाया था। तलखियां इतनी बढ़ गई कि सौम्या, जो भी अभी तक शादी के बाद से वापस बैंक में ज्वाइन करने नहीं गई थी और उसके तब तक नौकरी नहीं करने का फैसला किया था जब तक कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली या दिल्ली के बिल्कुल करीब नहीं हो जाती। वह नौकरी के कारण अपना वैवाहिक जीवन नहीं खराब करना चाहती थी। लेकिन जब घर का माहौल बिगड़ा तो उसने अपनी अटैची पैक की और अरवल, जहां उसकी पोस्टिंग थी, वहां जाने के लिए रवाना हो गई। शादी के महज 3 महीने के बाद रवि तलाक करवाने वाले एक वकील का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हो गया था। सौम्या भी नौजवानी के जोश में अलग होने के लिए तैयार हो गई थी, पर तलाकनामे पर दस्तखत करने से पहले उसने अपनी मां गीता मिश्रा से बात की। मां ने मशवरा दिया कि जल्दबाजी नहीं करो, एक बार रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। फिर एक इतवार दोनों के माता पिता अरवल पहुंचे। रवि भी उन लोग के साथ आया था। सौम्या के माता पिता ने रवि को समझाया भी कि जब सौम्या अर्निंग मेंबर है तो वह उससे घरेलू काम करने के लिए क्यों बाध्य कर रहा है। उसने कभी किचन का काम किया ही नहीं है, इसलिए घर में एक के बजाय 2 हाउस हेल्प रख लो। यही बातचीत के दौरान सौम्या की मां गीता मिश्रा के मुंह से निकल गया कि सौम्या ने मुंबई में रहकर मॉडलिंग का भी काम किया था। ये सुनकर रवि की मां शालिनी सहाय को कुछ खुटका सा लगा। उसने गीता मिश्रा से पूछ लिया कि सौम्या किस वस्तु की मॉडलिंग करती थी, तो गीता मिश्रा कोई जवाब नहीं दे सकी। दरअसल सौम्या ने उन्हें कभी बताया ही नहीं था कि उसकी तस्वीरें किस चीज का विज्ञापन कर रही थी। जबकि कुछ दिन पहले शालिनी सहाय ने, जब वह खुद के लिए इनर वेयर लेने गई थी, तब वह एक दुकान में इनर वेयर के पैकेट पर सौम्या की मिलती जुलती किसी लड़की की तस्वीर छपी हुई देखी थी। तब उसने मन में सोचा भी था कि इस तस्वीर वाली लड़की की शक्ल उसकी होने वाली बहू सौम्या से कितनी मिलती थी। उस समय उसे नहीं मालूम था कि शक्ल क्यों नहीं मिलती, वह तो थी ही वहीं। उस बार दोनों के माता पिता ने दोनों में समझौता करवा दिया था। दोनों को समझाया गया था कि दोनों एक दूसरे का आदर करो। रवि सौम्या से बहुत ज़्यादा घरेलू होने की उम्मीद न करे और सौम्या भी खुद को घरेलू बनाने का प्रयास करे। घर में मेड रखे और मेड से किचन का काम सीखे। आगे की कहानी दूसरे भाग में आएगी।